Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel and as you all know कि हम लोगों ने एक मिशन 2.0 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस चैप्टर्स इन जीएसटी, राइट? एंड जो भी मैं पढ़ाऊंगा दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सीएस प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और गाइस हमने इफ़ यू रिमेंबर तो एक चैप्टर लास्ट क्लास यानी कि कल ही एक चैप्टर हमने पढ़ा था दैट वाज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम। आई एम वेरी श्योर वो चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। बट आई एम वेरी श्योर अगर किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो वो चैप्टर पहले पढ़कर आपने वैल्यूएशन कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चन जो है वो करोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है जी। आज हम इस मिशन के अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर दैट इज वैल्यूएशन इन जीएसटी, राइट? गाइस मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट मैंने आपसे कहा था कि ये क्लास समझने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना था। बट एनीवेज नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसमें वैल्यूएशन भी रिवाइज कराऊंगा आपको जस्ट 10 to 15 मिनट्स और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आज हमारा ये पूरा कंप्लीट ना हो तो ऐसे में वैल्यूएशन का कंटिन्यूड पार्ट आपको कल फिर से मिलेगा जिसमें हम लोग बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर वैल्यूएशन इन जीएसटी। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट जब मैं क्वेश्चन करूँ तो ऐसा ना हो कि आप लोग ब्लैंक फील करो अपने आप को। ठीक है सर। हाँ सर, पहले रिवीजन करा दीजिए। ठीक है। तो मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट नाउ। आप सबको मालूम है कि वैल्यूएशन का जो चैप्टर था वो सेक्शन 15 में आता था। और अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर में इस तरह से पढ़ा था कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली अगर एवी की वैल्यू क्या होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर इसमें कुछ एडिशंस होती थी जो कि 15(2) में गिवन थी और इसमें से कुछ माइनस होता था जो 15(3) में था। ठीक है सर। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि अगर AV इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू वाली कंडीशन पूरी ना हो तो हम लोग वैल्यूएशन को 15(4) में निकालते थे विद सम रूल्स। और इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने 27 to 31 रूल्स पढ़ाए थे। ठीक है सर। और फिर हमने एक 15(5) पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 15(1) और 15(4) देर आर स्पेसिफाइड सप्लाईज जिनकी वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल रूल्स अवेलेबल हैं और वो हम लोगों ने 31A से लेकर हमें पढ़ना था टिल रूल 35 तक। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये चैप्टर था। सो आई वुड लाइक कि हम इसको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करें सो दैट अगर एग्जाम से पहले भी अगर आप मेरी ये वाली क्लास देख लोगे ना तो आपका जो चैप्टर है वो 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, ये ज़्यादा बेटर है। तो आइए देखते हैं और जिन्होंने करा था वो मेरे साथ रिवाइज करेंगे सो दैट हम लोगों को याद आ जाए सब कुछ और उसके बाद वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। डन सर। देखिए, सबसे पहले 15(1) ने कहा कि एवी इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट इसमें अगर आपको याद हो तो दो कंडीशन हुआ करती थी, सप्लायर एंड रिसिपिएंट अनरिलेटेड, यस सर, और दूसरा प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन। बिल्कुल सही। अगर ये दो कंडीशंस मैच कर जाएं तो क्या 15(1) में क्या असेसेबल वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाता था? सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता था? इट इज अ प्राइस विच इज पेड बाय द recipient to the supplier where supplier and recipient are unrelated and price is sole consideration। ठीक है सर, याद आ गया। लेकिन फिर 15(2) में ये कहा गया था कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसमें हम कुछ चीजें कर देंगे ऐड। तो अगर आपको याद हो तो हमने 5 चीजें ऐड करनी थी। उसमें नंबर 1 पे जो आपने ऐड करना था वो था एनी टैक्स, जो भी टैक्स, ड्यूटी, सेस जो कि चार्जेबल होगा अंडर एनी अदर एक्ट अदर देन दिस एक्ट यानी कि सीजीएसटी, अदर देन आई यूटीजीएसटी, अदर देन एसजीएसटी, अदर देन जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। इसके अलावा अगर अन्य किसी भी एक्ट के अंदर अगर कोई ड्यूटी या सेस लग रहा था तो वो हम इसमें ऐड कर देते थे और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था टोबैको।
आप सबको मालूम है कि टोबैको पर आज एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। तो कौन मुझे बताएगा, अगर टोबैको पे एक्साइज भी और जीएसटी दोनों लगते हैं तो फिर एक्साइज ड्यूटी निकालते समय हमें टोबैको की किस वैल्यू पे एक्साइज लेनी है बेटा? ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस एक्साइज, जो आंसर आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था कि और क्या ऐड करेंगे। उसने कहा कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर वाज लाइबल टू पे, परंतु वो इनकर किसने करा? रिसिपिएंट ने। देखिए कि कोई सप्लाईज ऐसी होती हैं जिसमें लाइबिलिटी टू पे, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा सप्लायर का होता है, लेकिन अगर सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट मेट कर रहा है और अगर वो अमाउंट पहले से एडेड नहीं है तो क्या हम क्लॉज बी में उसे ऐड कर देते थे? हाँ सर, याद आ गया। सप्लायर का ऑब्लिगेशन मेट बाय रिसिपिएंट विल बी एडेड अगर वो पहले से एडेड नहीं है तो। ठीक है सर। तीसरा हमने पढ़ा था इंसिडेंटल खर्चे। अब इंसिडेंटल खर्चे क्या होते हैं बच्चे? मैंने आपसे कहा था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके बिना सप्लाई अधूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स को पैकिंग करके बेचा जाता है, तो जो पैकिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल। ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब क्या होते हैं? इंसिडेंटल खर्चे। तो लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट की वैसे तो वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन उस पर पैकिंग का खर्चा था 2 रुपये, तो पैकिंग क्योंकि इंसिडेंटल है, तो जीएसटी निकालते समय जो वैल्यू पे जीएसटी लिया जाएगा वो कौन सा होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 रुपये प्लस पैकिंग एक्सपेंसेस 2 रुपये, यानी कि 12 रुपये पे लगेगा जीएसटी। बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। क्या मतलब है? अगर किसी सप्लाई से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी चार्ज किया गया था तो क्या वो इसमें ऐड होता था? हाँ सर, ऐड होता था। ठीक है। फिर हमने एक लास्ट पढ़ा था सब्सिडीज, लेकिन मैंने इसमें एक वर्ड बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सब्सिडीज तभी ऐड होती हैं जब वो डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस होती हैं। अगर कोई लमसम सब्सिडी आई है तो वो ऐड नहीं होगी, ध्यान रखना। सब्सिडी सिर्फ कब ऐड होगी? अगर वो लिंक्ड टू प्राइस हो। साथ में ये भी ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग दोज सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रही होगी तो वो इसमें ऐड नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है सर। सर 15(1) AB is equal to transaction value. It's a price which is paid or payable by the recipient to the supplier where price is sole consideration. Supplier and recipient are unrelated, subject to certain addition. Additions are given in section 15(2). Total 5 additions given है। पहला addition था any tax, duty, cess charged under any other act other than this. Okay fine। किसी तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर अगर रिसिपिएंट पे करता पाया गया तो ऐड हो जाएगा। इंसिडेंटल खर्चे जितने भी होंगे वो ऐड हो जाएंगे अगर वो एडेड नहीं है तो। इसी तरह से अगर कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी होगा वो भी ऐड हो जाएगा, और अगर किसी तरह की कोई सब्सिडी पाई गई तो उसे भी हम ऐड कर देंगे, अदर देन दो सब्सिडी विच आर गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट सब्सिडी मस्ट बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस। ठीक है सर, बिल्कुल याद हो गया। अब अगर याद हो तो 15(3) में हम चले जाते थे डिडक्शंस में। कौन बताएगा, अगर मैंने अपनी सप्लाई में किसी को किसी तरह का कोई डिस्काउंट दिया है तो क्या वो डिस्काउंट लेस हो जाता था? हाँ सर, याद आ गया। 15(3) में आपने बताया था कि अगर कोई पर्सन कोई डिस्काउंट ऑफर करेगा तो जीएसटी के लिए जब वैल्यू ली जाएगी तो वो डिस्काउंट माइनस करके ली जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो उसमें एक कंडीशन होती थी। कौन सी कंडीशन? कि वो डिस्काउंट नोन होना चाहिए था बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब ये हो गया कि वो डिस्काउंट हमें पहले से पता होना चाहिए था और वो ड्यूली रिकॉर्डेड भी होना चाहिए था इनवॉइस के अंदर, इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। हाँ सर, याद आ गया कि वो नोन भी होना चाहिए था और वो हमने एक्चुअल में रिकॉर्ड भी करा होना चाहिए इनवॉइस के अंदर कि हमने वो डिस्काउंट दिया है। ठीक है सर। सर इसी के अंदर मैंने आपको कहा था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स भी होते हैं कुछ। हाँ सर, आपने कहा तो था। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स में मैंने आपको क्या कहा था कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो एक आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था कि सपोज करो मैंने आपको एक टारगेट दिया है और अगर वो टारगेट अचीव हो जाएगा
तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। हाँ सर, टारगेट डिस्काउंट्स होते थे। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि टारगेट डिस्काउंट तो सप्लाई के बाद दिए जाते हैं, और हो सकता है दूं और हो सकता है ना दूं, क्योंकि अगर टारगेट अचीव हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सवाल था क्या वो भी मिल जाएगा या नहीं, लेस हो जाएगा या नहीं। आंसर इज यस, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन थी। पहला कि वो सच डिस्काउंट एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एन कंट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि भले ही वो रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन क्या वो एंटर्ड एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए था इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन हुआ होना चाहिए था बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, भले ही वो डिस्काउंट आपने उस समय रिकॉर्ड नहीं करा था इनवॉइस में। तो पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास प्रूव करना पड़ेगा क्या आपके बीच में एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ या फिर बिफोर सप्लाई एग्जिस्ट करता था या नहीं। नंबर वन, इफ आंसर इज यस। तो एक सेकंड कंडीशन होती थी, इफ यू रिमेंबर, और वो कंडीशन मैं आपको पहले याद कराता हूँ क्यों बनी थी। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई चीज़ 100 रुपये में दी और ये कह कर दी कि मैं आपको 10 रुपये का एक एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, प्रोवाइडेड अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो। ठीक है सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब मैंने आपको 100 रुपये पे दी तो क्या मैंने जीएसटी 100 रुपये पे काटा? हाँ सर। तो मैंने सरकार को जमा भी 100 रुपये पे जीएसटी करा दिया? हाँ सर। तो आपने क्रेडिट भी कितने पे लिया? 100 रुपये के जीएसटी पर? हाँ सर। तो अब गवर्नमेंट कह रही है, अगर मान लो प्राइस रिवाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपये वाला प्राइस अब मान लो रिवाइज होकर 90 हुआ है, और आप ये चाहते हो कि वो 10 रुपये पे जो एक्स्ट्रा जीएसटी हमने सरकार को दिया है वो हमें वापस मिल जाए, तो फिर अब गवर्नमेंट ने कंडीशन नंबर 2 क्या लगाई कि रिसिपिएंट को भी फिर अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट ने भी क्रेडिट क्या 100 पे लिया हुआ था। अब जब प्राइस 90 हो गया है तो क्या रिसिपिएंट ने भी क्या 10 रुपये का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया हुआ है, 10 रुपये पे ऊपर जो जीएसटी का एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया हुआ है, क्या उसे वो रिवर्स करना पड़ेगा? यस। तो यही उसने कहा, ध्यान से देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आईटीसी एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। दो कंडीशन याद रखिएगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स की दो कंडीशन। नंबर वन, it must be established by the terms of contract which is entered into before या at the time of supply. Number two, recipient ने उस डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी जीएसटी का क्रेडिट बुक किया हुआ था, क्या वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो ही क्या हम आपको इसका बेनिफिट दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज ये मेरा आज का करिकुलम नहीं था वैल्यूएशन को रिवाइज कराना। मैंने कहा था वैल्यूएशन आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वैल्यूएशन मैंने रिवाइज कराया ही नहीं है, तो हो सकता है कई बच्चे करें ही ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है सर, अब मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर मेरा 15-1 15-2 15-3 हो जाता है तो मेरा क्वेश्चन एक पार्ट तो खत्म हो गया। लेकिन कौन मुझे बताएगा, अगर एवी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू 15-1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर क्या हमें 15-4 में जाना था? यस सर। और 15-4 में जब हम जा रहे थे तो क्या हमें वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने थे फ्रॉम 27 to 31? हाँ सर, याद आ गया। तो 27 to 31 जो रूल्स थे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इन रूल्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए। याद कराता हूं मैं, 27 कब लगता था? वेयर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। ठीक है सर। 28वां कब लगता था? जब ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस हैविंग सेम पैन या रिलेटेड पर्संस के बीच में होती है, तो 28 लगा देना। अगर प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो 29 लगा देना। और 30 में मैंने आपसे कहा था कि ये रूल एक ऐसा होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन कॉस्ट, और 31 को हम बोलते थे रेसिडुअल रूल, जिसके अंदर बेस्ट जजमेंट होता था। हाँ सर। तो आपको पहले मैं पीछे से शुरू कराऊंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए 31 कहता है कि अगर 27, 28, 29, 30 नहीं लगा तो फिर ऑफिसर के पास पावर है, क्या वो अपनी जजमेंट यूज करके यूजिंग रीजनेबल मींस क्या वैल्यू को असरटेन कर सकता है? हाँ सर, यूजिंग रीजनेबल मींस अपनी जजमेंट को यूज करके क्या वो वैल्यू को असेस कर सकता है? आंसर इज यस, ये है रूल 31।
बट मैंने पहले बोला था रूल 31 लास्ट रूल है, ये पहला रूल नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट 31 पे नहीं आना, क्या आपको पहले 27, 28, 29, 30 लगाना है, और अगर ये चार रूल ना लगे तो क्या हमें 31 पे आना था? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलिए, कौन बताएगा 30th रूल में क्या लिखा था? मैंने कहा था कि इन केस ऑफ रूल नंबर 30 ये कहा गया था कि वैल्यूएशन कैन बी बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो ऐसे में इफ यू रिमेंबर, तो असेसेबल वैल्यू को बराबर माना गया था 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। हाँ सर, याद आ गया हमें। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर इसका मतलब 27, 28, 29 ना लगे तो 30 लगा दो, और अगर 30 ना लगे तो आप 31 लगा दो। ठीक है सर, हमें याद आ गया। तो मेरा क्वेश्चन है फिर से, 31 क्या कहता है? 27, 28, 29, 30 ना लगे तो 31 में पीओ के पास पावर आ जाती है कि वो अपनी जजमेंट यूज करके यूजिंग रीजनेबल मीन्स ऑफ द प्रिसीडिंग रूल्स एंड सेक्शन 15 क्या वो वैल्यूएशन कर सकता है। ठीक है सर। और 30 में लिखा था क्या वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट। और जब मैं बोलता हूँ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है 110% ऑफ सीओपी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं 29, 27, 28, 29 पे। तो 27 कब लगता है? वेयर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, वेयर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, फिर हम 27 पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर है जिसे मैं एक्सचेंज कराऊंगा और बदले में एक नया टाइपराइटर परचेज करूंगा। ठीक है सर। सुनते रहिएगा जरा आराम से, यहां तक ठीक है? ठीक है सर। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनेंगे। क्या मुझे वैल्यू नए टाइपराइटर की चाहिए? बिल्कुल। लेकिन अब हुआ क्या, इसको एक्सचेंज करने के बाद नए टाइपराइटर को उसने हमें अंडर एक्सचेंज वैल्यू उसने हमें दे दिया, सपोज करो 3,000 रुपये में। अब मेरा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या 3,000 रुपये सोल कंसिडरेशन है? नो। क्या आपने 3,000 प्लस क्या ओल्ड टाइपराइटर दिया है? हाँ सर। तो अब क्वेश्चन ये है, असेसेबल वैल्यू ऑफ न्यू टाइपराइटर क्या मानी जाएगी? दैट इज द क्वेश्चन। तो अब गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल 27 बनाया, आराम आराम से पढ़ेंगे। रूल 27 कहता है ओपन मार्केट वैल्यू, यानी कि हम क्या करेंगे, नए टाइपराइटर का चेक करेंगे कि अगर वो एज इट इज बिकता बिना एक्सचेंज के तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती। मान लो ओपन मार्केट वैल्यू होती 5,000, तो क्या असेसेबल वैल्यू 5,000 ले लेते? बिल्कुल सही। फिर क्लॉज बी कहता है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, सम टोटल ले लेंगे। किसका? कंसिडरेशन इन मनी एंड एनी फर्दर अमाउंट ऑफ मनी एज इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। क्या मतलब है सर? यहीं से देखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच इज नॉट इन मनी। इसका मतलब इसकी मनी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं कहूं कि ये पुराना टाइपराइटर मार्केट में 500 का बिकता है, तो लॉ क्या बोलेगा, 3,000 प्लस 500, तो क्या 3,500 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ या वैल्यू ऑफ न्यू टाइपराइटर। ठीक है सर। दोबारा इंग्लिश पढ़ लो इसकी। सम टोटल निकालना है ऑफ कंसिडरेशन इन मनी यानी कि 3,000 एंड एनी फर्दर अमाउंट ऑफ मनी एज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। कौन बताएगा? ओल्ड टाइपराइटर क्या वो भी एक कंसिडरेशन था विच वॉज नॉट इन मनी? तो उसकी जो मनी वैल्यू होगी क्या इस कंसिडरेशन इन मनी के साथ प्लस होकर क्या नए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। फिर अगर मान लो ये पुराने वाले का वैल्यू भी हमें नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी ढूंढेंगे। यानी कि इसी के साथ मिलता जुलता कोई भी जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी उसकी वैल्यू को कंसिडरेशन में लिया जाएगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है सर। पहले क्या लेंगे सर? ओएमवी। नहीं मिला तो सम टोटल ले लेंगे सर।
वो भी नहीं हो पाया तो सर लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लेंगे और उसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू बना देंगे। ठीक है सर। लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, ध्यान से सुनना। डी कहता है सम टोटल करेंगे। अगर मान लो ए बी सी कुछ भी नहीं लगा तो डी कहता है सम टोटल करेंगे। सम टोटल मतलब ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसके लिए पुराने वाले टाइपराइटर की जो वैल्यू है ना, वो हम एज पर रूल 3031 निकालेंगे। अच्छा, मतलब पूरे की वैल्यू 3031 में नहीं निकाली जाएगी, पुराने टाइपराइटर की वैल्यू को रूल 3031 में निकालकर क्या 3000 में प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है सर। तो एक बार फटाफट से बता दो रूल 27। सर पहले लेंगे ओएमवी, नॉट अवेलेबल हो तो सम टोटल ऑफ वैल्यू इन मनी, कंसिडरेशन इन मनी, प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी, दोनों का सम टोटल ले लेंगे। तीसरा, अगर मान लो ये भी नहीं हो पा रहा तो लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, वो भी नहीं होगा तो सम टोटल ही करेंगे। बट सम टोटल करने के लिए द कंसिडरेशन इन नॉट इन मनी की वैल्यू को क्या हम रूल 30 और 31 के थ्रू लगाकर क्या इसमें प्लस करके नए वाले की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया जी। सो दिस इज रूल 27। ओके सर। नाउ कमिंग टू रूल 28। अब रूल 28 को फटाफट से मेरे साथ याद करना है। रूल 28 कब लगता था सर? जब सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन होती थी। सर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कौन से थे सर? अंडर सेक्शन 25 यानी कि ब्रांचेस की बात हो रही थी। हाँ सर। तो इसमें पहले तो ले लो ओएमवी, ना मिले तो लाइक काइंड लाइक क्वालिटी ले लेना, ना मिले तो 3031 लगा देना। अच्छा, दोबारा बताओ, पहले ओएमवी या लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, नहीं मिले तो कौन सी वैल्यू ले लेना जो एज पर रूल 3031 हम असेस करेंगे। ठीक है सर। अब इसमें ना मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ध्यान से सुनो। क्या? प्रोवाइडेड, इसमें दो प्रोवाइजो थे, याद करो। पहला प्रोवाइजो क्या था? पहला प्रोवाइजो था कि वेयर गुड्स आर इंटेंडेड टू बी फर्दर सप्लाई बाय द रिसिपिएंट, यानी कि मैंने अपनी ब्रांच को दिया और ब्रांच ने आगे बेचना है। अगर ऐसा है तो वैल्यू शेल बी, यानी कि हम जो वैल्यू लेंगे ना वो ले सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट। मतलब हम आपको एक चॉइस दे देंगे और वो चॉइस क्या होगा? अगर आप अपनी ब्रांच को दे रहे हो और ब्रांच अगर आगे किसी अनरिलेटेड पर्सन को बेच रही है, तो फिर हम आपको एक चॉइस दे रहे हैं कि आप वैल्यू क्या ले सकते हो? 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी जो हम आगे बेच रहे होंगे किसी भी अनरिलेटेड पर्सन को। ठीक है सर, ये करना है या ये ऑप्शन है? सर ये ऑप्शन है। ठीक है सर। और इसमें एक और प्रोवाइजो था, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको याद करा देता हूं। इसमें आपको यह भी कहा गया था कि अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी हो, कमॉन कमॉन, अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी हो, तो एक बात बताई थी मैंने, कौन बताएगा? सर आपने बताया था कि उस केस में जो वैल्यू इनवॉइस पे लिखी जाएगी क्या उसी को ओएमवी मान लिया जाएगा। मैंने लॉजिक भी दिया हुआ है। तो अभी क्या है, रिवीजन के अंदर लॉजिक देना मुश्किल है। लॉजिक चाहिए तो मेरी वैल्यूएशन की क्लास पूरी देखो आप, वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी हुई है। ठीक है सर। तो हमें समझ आ गया सर। सर इसमें हमने ऐसे पढ़ना है ओएमवी, ओएमवी नहीं है तो लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, वो भी नहीं है तो 3031 इन दैट ऑर्डर। और एक ऑप्शन दिया गया था सप्लायर को कि अगर वो चाहे तो क्या 90% ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी ले सकता है एट विच रिसिपिएंट बेच रहा होगा किसी अनरिलेटेड पर्सन को। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताई गई थी कि जिस वैल्यू पे आप सप्लाई करोगे उसी को ओएमवी मान लिया जाएगा अगर हमारा रिसिपिएंट जो है वो एलिजिबल फॉर आईटीसी है। ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा था रूल 29। रूल 29 हमने जो पढ़ा था दैट वाज ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट्स। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर मान लो कोई भी सप्लाई थ्रू प्रिंसिपल या थ्रू एजेंट, मतलब एजेंट रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो आगे बेच रहा है, तो उसमें जो प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शन होगी उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि रूल 29 इस पे लगता था और उसने क्या कहा था, ध्यान से याद करो। या तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे
या फिर एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर 90% ले लेंगे जिस वैल्यू पे रिसिपिएंट बेच रहा होगा अनरिलेटेड पर्सन को। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 90% ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी जिस पर रिसिपिएंट बेच रहा होगा अपने आगे अनरिलेटेड पर्सन को। ठीक है सर। और अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 30-31 लगा दिया जाएगा इन दैट ऑर्डर। सर बिल्कुल याद आ गया हमें, 15/4 में आपने यही 5 रूल पढ़ाए थे, बिल्कुल अच्छे से याद हो गए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये हमारा फेज 2 ऑफ वैल्यूएशन फिनिश। देखिए जब हम रूटीन में पढ़ते हैं तो यही चीज़ मैंने, अगर आपको याद हो तो 9 घंटे में चैप्टर पढ़ाया था, और आज उसी चैप्टर को मैं आई एम ट्राइंग कि मैं आपको 20 मिनट में करा दूं, क्योंकि पेपर के समय पे आपको ऐसे ही जल्दी से रिवाइज करना होगा, तभी आप पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 15/5। 15/5, ठीक है जी। तो 15/5 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है जी, 15/5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखिए जरा, चलो अब देखो जरा एक बार, 15/5 हमें कैसे पढ़ना था। ठीक है, 15/5 में अगर आपको याद हो ना, तो हमने 31A से लेके 35 तक पढ़े थे। इसमें 35, 34 और 33, ये तीन तो बड़े ही आसान थे। मैं फटाफट से 1 मिनट में पहले वो तीन कर देता हूँ। रूल 35 में हम कब पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी वैल्यू अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो तो फिर असेसेबल वैल्यू कैसे निकलती है। तो अगर आपको याद हो तो रूल 35 ने ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पाई गई तो हम 100 प्लस जीएसटी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। सपोज मैंने कहा मेरी फीस 14,000 जो है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो कौन मुझे बताएगा कि अगर फॉर जीएसटी मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, डिवाइड बाय 118 इंटू 100। क्या जो भी वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू फॉर पर्पसेज ऑफ जीएसटी आ जाएगी। हाँ सर, याद आ गया हमें। ठीक है ना, खत्म। अच्छा, अब आ जाते हैं रूल 34 पे। तो रूल 34 में मैंने आपको क्या सिखाया था वो भी मैं आपको याद करा देता हूँ। रूल 34 में मैंने आपको सिखाया था कि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही हो और अगर कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में हो, तो ऐसे में अगर कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में होता था तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, वो ये कि हम उस फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। हाँ सर, याद आ गया हमें। और अगर आपको याद हो तो रूल 34 ने ये कहा था कि सर्विसेज के लिए जो एक्सचेंज रेट हमें इस्तेमाल करना होगा वो एज ऑन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13 एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल निकाला जाएगा और वो रेट अप्लाई किया जाएगा। हाँ सर, याद है। अच्छा सर, आपने गुड्स का भी बताया था। देखिए गुड्स का ना, याद रखना, ये सीबीआईसी डिसाइड करता है। ठीक है ना, सीबीआईसी डिसाइड करता है, और सर्विसेज के लिए जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर गुड्स का आ जाएगा तो इट इज बीइंग फिक्स्ड बाय सीबीआईसी, और अगर सर्विसेज का आ जाएगा तो एज डिसाइडेड बाय द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज ऑन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13। ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा था एक रूल 33। ठीक है, अब 3 रूल हमारे रह गए। 33 में आपको याद करा देता हूँ क्या पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू में वो कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते हैं जिन्हें चार्ज किया जाता है एज अ प्योर एजेंट। हाँ सर, आपको याद तो आ रहा है, मैं ऐसा कुछ कहा था आपने। देखो मैं आपको याद कराता हूँ कैसे। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और अपना एक क्लाइंट है उसको कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अब हुआ ये कि मैंने ना उसको ये बोला कि भैया मैं अपनी सर्विसेज का 1 लाख लूंगा। उसने कहा सर मैं दे दूंगा। फिर उसने मुझे क्या बोला कि सर आप एक काम करना, टैक्स ना मेरे बिहाफ पर पे कर देना, मैं आपको आपकी फीस के साथ वो टैक्स भी दे दूंगा। ठीक है, मान लो मैंने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे 3 लाख का टैक्स पे कर दिया, और मैंने वो अमाउंट भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ मैंने बिलिंग कितने की करी है, 4 लाख की।
लेकिन क्वेश्चन ये था कि जीएसटी कितने पे लगेगा। तो अब रूल 33 क्या कहता है, याद करो। रूल 33 कहता है कि वो कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, और अगर इंक्लूड किया हुआ है तो आप माइनस कर देना। यानी कि जीएसटी जब निकाला जाएगा तो 4 लाख में से वो कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर माइनस कर देना जो आपने चार्ज किया था एज प्योर एजेंट। मुझे बताओ, क्या सीए जब पे कर रहा था टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, तो क्या वो एक्ट कर रहा था एज एजेंट ऑफ दिस क्लाइंट? बिल्कुल। और जो भी पैसा उसने दिया, अगर वो उससे मांग रहा है, तो क्या वो भी इसमें से लेस हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही सर। तो कौन मुझे बताएगा इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड बाय सीए जो कि उसने पे करा था ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। सर याद आ गया हमें। तो मुझे बताओ, भले ही आप 4 लाख ले लो, लेकिन जीएसटी जो लगेगा, याद रखना 1 लाख पे लगेगा, ना कि 4 पे। तो 4 में से क्या माइनस हो जाएगा? वो अमाउंट, वो कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर जो सप्लायर ने आपसे चार्ज तो करा, लेकिन वो चार्ज क्यों करा? क्योंकि उसने किसी थर्ड पर्सन को पे करा था ऑन योर बिहाफ, एक्टिंग एज योर पेयर एजेंट। सर याद आ गया। तो एनी अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज चार्जिंग when he was acting as pure agent which he has paid on your behalf to third person will be subtracted, याद रखना, for calculation of value for GST। तो भले ही आप 4 लाख रुपए की बिलिंग करो, बट जीएसटी कितने पे लगेगा बेटा? 4 - 3 सिर्फ 1 लाख पे लगेगा। डन सर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, बस 2 रूल रह गए, 31A और 32, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया। फिर हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। चलो सर, ठीक है। 31A, याद करो, लॉटरी। बेटा लॉटरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर लॉटरी रन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है या ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है, पहले ये चेक करना है। अगर तो ये रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो भी फेस वैल्यू या प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से जो भी हायर होगा, डिवाइड बाय 112 इंटू 100 कर देना, तो आपके पास एवी आ जाएगा। हाँ सर, आपको याद, आपने बताया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद रन कर रही है तो जीएसटी का रेट 12% होता है। बिल्कुल सही। और फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू या वैल्यू जो कि नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन 112 इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट असेसेबल वैल्यू। ठीक है सर। ऐसे ही अगर ये ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अगर हुआ, तो कौन बताएगा? फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड अपॉन 128 इंटू 100। इसका मतलब नीचे 128 आ जाएगा अगर ये ऑथराइज्ड है, और अगर खुद रन किया जा रहा है तो नीचे 112 आ जाएगा। ठीक है सर। अब कौन बताएगा? बेटिंग एंड गैम्बलिंग के केस में वैल्यूएशन कैसे निकलती थी? 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट या अमाउंट पेड टू टोटलाइजेटर। यानी कि अगर आपने बेटिंग 1 लाख रुपए की करी है तो जीएसटी 1 लाख पे लगेगा, अगर आपने 5 लाख की बेटिंग करी है तो जीएसटी 5 लाख पे लगेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है सर। क्योंकि लॉटरी पे फेस वैल्यू लॉटरी की टिकट पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, इसीलिए हम डिवाइड बाय 112 इंटू 100 करते हैं अगर रन है, और अगर ऑथराइज्ड है तो डिवाइड बाय 128 इंटू 100 करते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं रूल 32, इसके बाद वैल्यूएशन हमारा खत्म। रूल 32 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने अलग अलग सर्विसेज के लिए वैल्यूएशन सीखी थी। उनमें सबसे नंबर 1 पे कौन था? मनी चेंजिंग बिजनेस। हाँ सर। मनी चेंजिंग बिजनेस के अंदर मैंने आपको तरीका क्या बताया था, ध्यान से याद करेंगे। पहला, चेक करो, उसमें हमारे पास ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 होती थी। ऑप्शन 2 तो मैंने आपको बताया था कि उस ऑप्शन के अंदर हम एडॉक बेसिस पे कैलकुलेट करते थे। तो उसमें एक टेबल मैंने आपको याद कराया था, और वो टेबल था कि अगर एक्सचेंज किया जा रहा है अप टू 1 लाख, तो फिर उस केस में 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या 250 रुपये, विच एवर इज हायर। लेकिन अगर जो करेंसी एक्सचेंज किया गया है वो 1 लाख से अधिक था, बट अप टू 10 लाख था, तो इसमें जो हम निकालते थे 1000 प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस टू 1 लाख। ठीक है सर। और अगर ये 10 लाख से ऊपर होता था तो 5500 प्लस 0.1% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस टू 10 लाख, या 60,000 विच एवर इज लोअर। सर दोबारा बताना। देखो, जो हम ये ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं ना,
ध्यान रखिएगा ये ऑप्शनल है, आप आना चाहो तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ। इसमें जब हम कैलकुलेट करते थे वो एडहॉक बेसिस पे होता था। अगर जो करेंसी एक्सचेंज किया जा रहा था वो अप टू 1 लाख था, ठीक है, तो हमें क्या करना था, अगर अप टू 1 लाख था तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या 250 रुपये विच एवर इज हायर, ठीक है सर। और अगर वो 1 लाख से ज्यादा था अप टू 10 लाख, तो 1000 तो फिक्स्ड है, प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट जितना 1 लाख से ऊपर होगा। जैसे मान लो 120 है, तो 1 लाख के लिए 1000 हो गया, और 0.5% लेना है किसका, जितना वो 1 लाख से ऊपर है। सर 120 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 1 लाख से कितना ऊपर है, 20,000, तो 20,000 का 0.5%, ठीक है सर। और 10 लाख से अगर ऊपर है तो सर 5500 तो लेना ही लेना है, प्लस 0.1% ऑफ द वैल्यू जो 10 लाख से ऊपर होगी, बट या 60,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि 10 लाख से ऊपर वाले केस में 60,000 से ऊपर वैल्यूएशन कभी भी नहीं ली जाती, ठीक है सर। और दूसरा केस होता था कि हम लोग क्या करते थे, आरबीआई का जो एक्सचेंज रेट होगा और जो जिस रेट पे तुमने बेचा है उसका डिफरेंस लेते थे। हाँ सर याद आ रहा है। तो इसमें ना मैं दो केसेस बनाता था, वन ऑफ द करेंसी आईएनआर है, नन ऑफ द करेंसी आईएनआर है। हाँ सर याद आ रहा है। तो देखो वेयर वन ऑफ द करेंसी इज आईएनआर, तो आपने कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है। लेकिन डिफरेंस कब लेते थे, जब आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल होता था। लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या कहा था, जो भी इक्विवेलेंट आईएनआर वैल्यू होगी उसका 1% ले लेना, ठीक है सर। ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज इंटू 1% आप ले लीजिएगा, तो इस वैल्यू पर हम लगाएंगे जीएसटी, ठीक है सर। फिर बताते थे हम, नन ऑफ दी करेंसी अगर आईएनआर हो तो क्या करेंगे। सर इसमें ना आपने ये बताया था कि अगर नन ऑफ दी करेंसी आईएनआर हो तो हम दोनों का इक्विवेलेंट आईएनआर वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट, दोनों में जो लेस होगा उसका 1% ले लेंगे। हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था मनी चेंजिंग बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा था एयर टिकट्स वालों के लिए, तो जो लोग बुकिंग ऑफ एयर टिकट करते हैं याद करो, डोमेस्टिक बुकिंग करोगे तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर, इंटरनेशनल करोगे तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर। सर बेसिक फेयर क्या था, सर बेसिक फेयर वो फेयर होता है जिस पर एयर कंपनीज जो होती हैं वो कमीशन रिलीज करती हैं ट्रैवल एजेंट्स को। अच्छा, बेसिक फेयर कौन सा फेयर होता है, जिस पर कमीशन रिलीज किया जाता है बाय द एयर कंपनीज, एयरक्राफ्ट कंपनीज टू देयर एजेंट्स, उसको बोलते हैं बेसिक फेयर, ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा था एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, किसका पढ़ा था हमने, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। कौन सा कर रहे थे हम, लाइफ इंश्योरेंस। सर लाइफ इंश्योरेंस में ना पहले तो हमेशा याद रखना कि प्योर रिस्क कवर है या रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है, पहले तो ये बाइफर्केशन करना है, ठीक है सर। अगर तो ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस हुआ, यानी कि जिसमें हम खाली रिस्क कवर कर रहे हैं, जितना प्रीमियम होगा ना वही असेसेबल वैल्यू होगा, यानी कि प्रीमियम को ही असेसेबल वैल्यू मानेंगे। इसका मतलब आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस लिया है जिसमें खाली रिस्क कवर होता है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इसको हम टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो उस इंश्योरेंस का जितना प्रीमियम होगा ना उसी प्रीमियम पे पूरा जीएसटी लग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें लाइफ और इन्वेस्टमेंट दोनों आ रही हो, लाइफ कम इन्वेस्टमेंट, मैं रिपीट करूंगा क्या आ रही है, लाइफ भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो आपको फिर याद रखना था क्या, कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का जो कंपोनेंट है इन द प्रीमियम, देखिए उसमें क्या होता था, जैसे मान लो 20,000 का प्रीमियम है, तो इसमें कुछ प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। अगर इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट जो है वो इंटीमेटेड है टू द पॉलिसी होल्डर, तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। असेसेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी टोटल प्रीमियम होगा ना उसमें से माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट का जो कंपोनेंट है। इसका मतलब जीएसटी निकालते समय टोटल प्रीमियम में से माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट वाला जो कंपोनेंट है, तो आपको मिल जाएगी असेसेबल वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, जिस पर क्या लगेगा, जीएसटी, ठीक है सर। लेकिन अगर ये अमाउंट इंटीमेटेड नहीं है,
तो कौन बताएगा? सर हमें याद आ रहा है, तो उस केस में एंटायर प्रीमियम का 25% आपको फर्स्ट ईयर में लेके चलना है, उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि अगर आपका प्रीमियम कितना है 20,000, तो 20,000 का 25% करो, जो भी वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड टोटल प्रीमियम के 12.5% की वैल्यू पर जो भी आंसर आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है सर। और अगर ये प्रीमियम जो आपने पे किया है ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो जितना प्रीमियम आप पे करोगे उसका 10%, जितना प्रीमियम आप पे करोगे उसका 10% असेसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा। ठीक है सर। सर कैसे याद करना है एक बार दोबारा देखेंगे। पहले चेक करो, क्या चेक करना है सर? पहले आपने ये चेक करना है कि क्या वो प्योर रिस्क कवर पॉलिसी है या वो रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है। सर अगर वो प्योर रिस्क हुआ तो बच्चे अगर वो प्योर रिस्क हुआ तो सारा प्रीमियम ही असेसेबल वैल्यू है। ठीक है सर। और अगर वो रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है तो स्टेप नंबर 1 में चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट क्या हमें बताया गया है या नहीं। इफ आंसर इज यस, तो फिर उस केस में असेसेबल वैल्यू विल बी प्रीमियम चार्ज्ड माइनस इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। ठीक है सर। और अगर इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंटीमेट नहीं हुआ तो टोटल प्रीमियम का 25% फर्स्ट ईयर की वैल्यू एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड टोटल प्रीमियम का 12.5% विल बी टेकन एज वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। और अगर ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो टोटल प्रीमियम का 10% हम ले लेंगे फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। ठीक है सर, समझ आ गया सर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। और भी है सर? हाँ जी, बस 2 रह गई है बेटा। सेकेंड हैंड डीलर्स, इसको मार्जिनल स्कीम बोलते हैं। याद करो, सेकेंड हैंड डीलर कौन से लोग होते हैं? जो लोग गुड्स खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं। ठीक है ना? तो ये लोग कौन होते हैं? अगर सेल करेंगे यूज्ड गुड्स एज सच या आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग विच डू नॉट चेंज नेचर ऑफ द गुड्स। मतलब मैंने गुड्स खरीदी, उस पर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा के मैंने आगे बेच दी। ठीक है ना? तो उन पर सेकेंड हैंड गुड्स डीलर पे एक स्पेशल तरीका होता है वैल्यूएशन का। लेकिन याद रखना, ये मेथड सिर्फ कब लगता है? जब आईटीसी आप अवेल नहीं कर रहे। किस पर? सर उस गुड्स पर जो आप परचेज कर रहे हो। ठीक है ना? अगर मान लो मैंने कोई गुड्स खरीदी है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, तो आप समझ सकते हो कि हाउस होल्ड सेक्टर से जब आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो वो आदमी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करता। तो जब आपसे वो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आप उसके लिए आईटीसी एलिजिबल भी नहीं हो। हाँ सर। तो ऐसे में मान लो मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट लेके कुछ थोड़ा बहुत काम करके आगे 2 का बेच दिया, तो कौन बताएगा वैल्यूएशन क्या होगी? बिल्कुल सही, वैल्यू विल बी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। वैल्यू एडिशन हो गया ना। 1 लाख का लिया, 2 का बेचा, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुमने 1 लाख का वैल्यू एडिशन करा है, उस पर मुझे जीएसटी दे देना। ठीक है सर। लेकिन कंडीशन क्या थी इस रूल की? कि आपने आईटीसी नहीं लिया होना चाहिए इन रिलेशन टू दोज गुड्स जो आपने खरीदे थे। ठीक है सर। हाउएवर इन केस ऑफ रीपोसेशन, याद करो, परचेज प्राइस तो तभी होता है जब आपने खरीद के आगे बेचा है। लेकिन मैंने आपको बताया था जितनी भी बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसीज हैं उनके साथ क्या होता है, जितने भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कई बार एक प्रोडक्ट को फाइनेंस कर देते हैं और सामने वाला जब ईएमआई नहीं देता तो उससे वो रीप्रोसेस करके क्या फिर अपनी बेच के रिकवरी करते हैं। हाँ सर। क्या वो भी तो सेकंड हैंड डीलर ही है? क्यों? क्योंकि वो खरीद के बेचते हैं या रीप्रोसेस करके। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये फॉर्मूला लगाने में तकलीफ होगी क्योंकि परचेज प्राइस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने खरीदा थोड़ी ना, आपने तो रीप्रोसेस करा। हाँ सर। तो उसमें अगर आपको याद हो तो परचेज प्राइस निकालने का एक तरीका बताया था, क्या? कॉस्ट माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल। हाँ सर, याद आ रहा है। तो ये हम लोग सॉल्व करते थे टू गेट दैट परचेज प्राइस और उसको हम यहाँ फीड करके वैल्यूएशन करते थे। ठीक है सर। और एक लास्ट, वाउचर की वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन और वाउचर। मतलब कहते हैं मैंने 10 रुपए का वाउचर दिया जो कि रिडीमेबल है फॉर
50 रुपए की गुड्स आप ले सकते हो। वाउचर मैंने कितने का बेचा आपको? 10 रुपए में, बट उसकी वैल्यू जीएसटी के लिए 10 रुपए नहीं ली जाएगी। जिस वैल्यू ऑफ गुड्स के अगेंस्ट वो रिडीम हो सकता है, उस वैल्यू को जीएसटी में लिया जाएगा। सर दोबारा बताना। देखो, मेरे पास ना सपोज करो 500 रुपए का एक वाउचर है, और मैंने आपको बोला ये 500 रुपए का वाउचर ले लो, इससे तुम 3000 की शर्ट ले लेना। तो अब लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। 500 रुपए पर जो जीएसटी लगेगा ना, वो शर्ट की वैल्यू जो उस वाउचर के अगेंस्ट मिल सकती थी, वो लगेगा। इसका मतलब ये हो गया, वाउचर या टोकन कितने में दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस वैल्यू के अगेंस्ट रिडीम होगा, क्या वो वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अच्छा सर, इसका मतलब अगर मुझे 100 रुपए का वाउचर दिया है जिसको मैं रिडीम कर सकता हूं अगेंस्ट 1000 की गुड्स के, तो जीएसटी क्या 1000 वाली वैल्यू पे लगेगा? हाँ जी, 100 रुपए प्लस जीएसटी ऑन 1000, याद रखना। ठीक है सर, ठीक है जी। लो जी, ये मैंने आपको चैप्टर करा दिया। अब देखो, हम लोग ना आज क्वेश्चन तो जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे बैठे ही क्वेश्चंस के लिए हुए हैं। तो बट आप समझ सकते हो कि हम लोग आज इसको अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल भी। ठीक है, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई विल ट्राई, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, और जो भी मैं कराऊंगा ना, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ कल एक और क्लास लूंगा फॉर वैल्यूएशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? ठीक है सर, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। देखो, वाई ने परचेज करा एक एसी 80,000 का 10 अगस्त को, एंड फाइनेंस्ड किया गया बाय एक्स लिमिटेड। ऑन वाइज फेलियर टू पे ईएमआई, एसी को रीप्रोसेस कर लिया गया 2 दिसंबर। लेटर वाई ने इसको बेच दिया ऑन 10 फरवरी फॉर 71,000। आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है अंडर मार्जिनल स्कीम। अभी मैंने बताया सेकंड हैंड डीलर्स, मैंने कहा था कि अंडर मार्जिनल स्कीम वैल्यू जो होती है वो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस होती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है कि परचेज प्राइस पता ही नहीं है, क्योंकि आपने खरीदा नहीं है, आपने रीप्रोसेस करा है। ठीक है सर, आप में से कौन बताएगा, अगर मैं कोई चीज रीप्रोसेस करता हूं तो मैंने अभी अभी बताया कि परचेज प्राइस निकालने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है कॉस्ट। बताओ कॉस्ट कितनी थी? 80,000। अब इसमें से हमने माइनस करना है 5% पर क्वार्टर या पार्ट डेयर ऑफ। अब हमें ना क्वार्टर काउंट करने आने चाहिए। जिन्होंने मुझसे अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स होता है, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड होता है? क्या मतलब है सर? अप्रैल से 30 जून फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई से 30 सितंबर दूसरा होता है, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा होता है, जनवरी से 31 मार्च चौथा होता है। ठीक है, अब 10 अगस्त का मतलब समझो क्या है, यहां पे आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक पार्ट ऑफ द क्वार्टर को एक क्वार्टर मान लेंगे आप। ठीक है सर, और क्योंकि आपने इसको बेचा कब है? 10 फरवरी, तो यहां बेचा ना आपने। तो अब देखो, पार्ट क्वार्टर एक हो गया, एक पूरा हो गया, एक और पार्ट हो गया, तो उसने क्या बोला, पार्ट को भी आपने एक कंसिडरेशन में लेना है। ठीक है, तो आपको मालूम है क्वार्टर कितने हो गए? 1 2 3, क्योंकि लॉ ने क्या लिखा, 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ द क्वार्टर शैल बी टेकन एज 1 क्वार्टर। अच्छा, तो यानी कि ये 3 क्वार्टर बन गए। यस, तो आपने क्या करना है, 80,000 का 15% लेना है आप। ठीक है जी, तो कितना आएगा? 12,000, वो लेस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 68,000। तो यहाँ पे 68,000 लिख के, इसका मतलब 3,000 वैल्यू है जिस पर लगेगा जीएसटी।
अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ना नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया है, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है उससे। सेकेंड हैंड गुड्स पे ना जो हमारा जीएसटी का रेट है ना वो भी लोअर होता है। जैसे नॉर्मली अगर नॉर्मल जीएसटी रेट और मोटर व्हीकल 28% है और उसके बाद उस पर आगे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी है, लेकिन सेकेंड हैंड मोटर कार्स पे ना जीएसटी का रेट भी 18 है, कंसेशनल रेट है और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी नहीं है। हालांकि आपको ये लर्न नहीं करना, इसको छोड़ दो। क्या वैल्यूएशन समझ आ गया हमें? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्स लिमिटेड ने कुछ कूपन बेचे हैं जो रिडीमेबल होंगे अगेंस्ट स्पेसिफाइड गुड्स। कूपन बेचा तो हमने कितने में था? 700 में, परंतु आप उसे रिडीम कर सकते हो फॉर सप्लाई वर्थ रुपीज 1000। बताओ वैल्यू ऑफ कूपन फॉर जीएसटी क्या होगा? देखिए वैसे कूपन कितने में बेच रहे हो आप? 700 में, बट उसे आप रिडीम करा सकते हो अगेंस्ट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000। तो आपने बताना है वैल्यू ऑफ कूपन क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया। क्या वैल्यू ऑफ कूपन शेल ऑलवेज बी वैल्यू अगेंस्ट ऑफ गुड्स जिसको हम उसके अगेंस्ट रिडीम कराएंगे। ठीक है सर। तो असेसेबल वैल्यू यहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स ली जाएगी जिसके अगेंस्ट वो रिडीमेबल था, यानी कि 1000, ना कि वो जितने का बिका था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर वैसे क्वेश्चन करने के बाद ना लॉ दिमाग में बैठ जाता है, यस और नो? बिल्कुल। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो रन कर रही है लॉटरी स्कीम को। फेस वैल्यू 500 है, नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 490 है। असेसेबल वैल्यू बताओ अगर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 2000 है। वेरी सिंपल। कैसे सर? देखो, नंबर ऑफ टिकट्स 2000 इनटू मैंने क्या कहा था? फेस वैल्यू और नोटिफाइड विच एवर इज हायर। तो 500 रुपये लेंगे, क्योंकि ये रन है तो डिवाइड बाय 112 इंटू 100। ठीक है सर। सर अगर यहाँ ऑथराइज्ड होता तो डिवाइड बाय 128 इंटू 100। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज नोट भी करते रहना, है ना? ठीक है सर। कहता है शिवा मोटर्स परचेज करता है सेकंड हैंड कार को हाउस होल्ड से 2 लाख में। कौन बताएगा? हाउस होल्ड से अगर आप खरीद रहे हो तो उस पर जीएसटी लगा ही नहीं होगा, तो आपको डेफिनेटली आईटीसी तो मिलेगा नहीं। ठीक है। फिर उसकी रिपेयरिंग कराई उसने, फिर उस पर क्लीनिंग कराई, और फिर उस कार को उसने बेच दिया किसी अदर व्यक्ति को 3 लाख में। खरीदी कितने में? 2 में। बेची कितने में? 3 में। तो कौन बताएगा? वैल्यू अंडर मार्जिनल स्कीम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये चीजें माइनस नहीं होंगी, रिपेयरिंग क्लीनिंग, नो, ध्यान रखना। ये मैं आपको जानबूझ के ऐसी चीजें दूंगा, बट आपको इन सब चीजों को इसमें से माइनस नहीं करना। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 3। खरीदा कितने में था? 2। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 1 पे। तो वैल्यू फॉर जीएसटी, याद रखना, भले ही आप कार कितने में बेच रहे हो? 3 में, बट जीएसटी आप 3 पे नहीं लगाओगे, जीएसटी आप कितने पे लगाओगे? 1 पे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर। सर ये जो उसने रिपेयरिंग कराई थी और जो कार क्लीन कराई थी, क्या ये इसकी इनवर्ट सप्लाई थी? हाँ। सर जो उसने उस पर जीएसटी दिया हुआ है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? यस। सर आपने तो कहा था नो आईटीसी, याद रखना, नो आईटीसी ऑन कार। लेकिन उस कार की रिपेयरिंग, उस कार की क्लीनिंग, उन सब चीजों पर जो उसने जीएसटी पे करा था उसका क्रेडिट उसको मिलेगा, याद रखना। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया। बोलो बेटा। वेरी गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन। परचेज प्राइस सेल प्राइस दोनों का गैप जो भी आएगा उस पर जीएसटी लगा देना 18%, हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5। टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड एसी। परचेज करा उसने 25 में, बेच दिया 20 में। बताओ वैल्यू फॉर जीएसटी। सर कौन बताएगा? वैल्यू का मतलब क्या था? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल करा 20 में, परचेज करा 25 में, तो क्या आंसर नेगेटिव आ गया? हाँ। तो मैंने, याद रखना, अगर कभी भी आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा
फॉर जीएसटी। अच्छा, मतलब अगर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस नेगेटिव आ जाए तो फिर हम वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर, यानी कि उस पे हम जीएसटी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो जितने लोगों ने सेकंड हैंड डीलर्स में लॉस में माल बेचा होगा ना, उन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2019 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट करा था प्रीमियम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, ऑल अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। आपको वो वैल्यू बतानी है जिस पर जीएसटी लगना चाहिए। शुरू करें। कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने मेरे साथ। शुरू करें, चलो। और सुनाओ, कैसे हो बेटा? गुप्सो, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे? देखिए, मैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वारंटाइन पीरियड है और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतना काम होता है, इतना काम होता है कि मैं सारा दिन कभी लाइव क्लास ले रहा होता हूँ बच्चों के साथ, कई बार मैं असाइनमेंट्स बना रहा होता हूँ, कई बार नोट्स बना रहा होता हूँ, कई बार रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, कई बार अपलोडिंग कर रहा होता हूँ। मतलब लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क, एंड आई होप सो आप लोग भी बैठ के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है ना। तो आप बिलीव नहीं करोगे, द टाइम इज़ 10 o'clock एंड आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग द क्लास। और इससे पहले मैंने एफएम की रिकॉर्ड करी, उससे पहले मैंने अकाउंट्स की रिकॉर्ड करी, उससे पहले मैंने लाइव क्लास ली, उससे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए। मतलब ऑल डे राउंड मेरे को बहुत 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 काम होता है ना। तो ऐसे में स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई कैन हेल्प यू आउट, जितना मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है बेटा, ये सब वो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि उसका किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। प्रीमियम फॉर ओनली रिस्क कवर 25 लाख। तो मैंने क्या कहा था, याद करेंगे। प्योर रिस्क कवर वाली पॉलिसी के लिए क्या पूरा प्रीमियम ही सब्जेक्ट टू जीएसटी होता है? ठीक है सर। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर न्यू सब्सक्राइबर। अच्छा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो देखो हमने क्या माना, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये। क्योंकि जब इसमें साफ लिखा हुआ था ओनली रिस्क कवर, तो इसके अलावा जितनी भी होंगी वो सारी कौन सी होंगी, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक असम्पशन भी दिया हुआ था कि कंपनी हैज नॉट इंटीमेटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर इंटीमेटेड नहीं किया हुआ तो हम एडॉक लेंगे, न्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए 25% लेंगे और सब्सीक्वेंट वालों के लिए 12.5% लेंगे। बहुत बढ़िया। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रीमियम फ्रॉम न्यू सब्सक्राइबर, तो क्या ये फर्स्ट टाइम प्रीमियम आया होगा? हाँ सर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट टाइम प्रीमियम वालों के लिए 25% आप ले लेना 40 लाख का। ठीक है सर। और सब्सीक्वेंट वालों के लिए आप ले लेना 12.5%, किसका, 80 लाख का। और कुछ लोगों ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी लिया है, तो सिंगल प्रीमियम वालों के लिए सर आप ले लेना 10% ऑफ 100 लाख। बहुत बढ़िया यार, ये याद रखना, प्योर रिस्क में तो 100% लेते हैं, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट में पहले साल का 25%, देयर आफ्टर 12.5। सर ये 12.5 आपने क्यों लिया? देखो, रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल का मतलब क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो होगा नहीं इनका, क्या ये सब्सीक्वेंट वाले हैं, तो इनका 12.5 ले लेंगे। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लो। 25 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो कुल 55 लाख पे एलआईसी कंपनी को क्या पे करना है, जीएसटी। ठीक है सर। सर एक बात बताना, अगर इसमें इंटीमेटेड होता कि कितना इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करते, उसमें से वो माइनस कर देते, बैलेंस पे जीएसटी लग जाता। सर वो भी हो सकता है क्वेश्चन, हाँ सर, 7th क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। कहता अगर कंपनी इंटीमेट कर देती फॉर इन्वेस्टमेंट, सपोज 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम चार्ज इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर।
मतलब टोटल प्रीमियम का 30% अगर क्या होता फॉर इन्वेस्टमेंट, तो फिर तो बड़ा आसान है। देखो कैसे, प्योर रिस्क वाले का तो आपने अभी भी क्या लेना है, पूरा 25, ठीक है सर। और रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट वाले का कैसे करोगे आप, देखो कैसे करेंगे। रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट वाले का आपने क्या करना है, जितना भी टोटल प्रीमियम था, चाहे वो फिर फर्स्ट ईयर का हो चाहे सब्सीक्वेंट का हो, टोटल कर लो, क्योंकि फिर उसमें फर्स्ट ईयर और सब्सीक्वेंट में डिफरेंस नहीं होता ना। 120 लाख, इसमें से माइनस कर दो क्या, इन्वेस्टमेंट वाला कितना पोर्शन है, 30%, यानी कि 36 लाख। बताओ कितना आएगा, 120 माइनस 36, 84, ठीक है। और जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है उसका तो 10% ले लो बस आप, इनटू कितना, जो भी हमारा कितना था वो, 100 लैक्स, 10 लाख, ठीक है सर। इस पर जीएसटी लग, वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको यही वाला केस आएगा। कौन सा, कंपनी हैज नॉट इंटीमेटेड द अमाउंट, तो आपको एडहॉक वाला याद रखना है बस। रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट में अगर इंटीमेटेड नहीं है, फर्स्ट ईयर का टोटल प्रीमियम का 25%, सब्सिक्वेंट ईयर्स का 12.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम, और सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज का 10%। ठीक है सर, लर्न हो गया हमें। 8 क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड एक ऑथराइज्ड मनी चेंजर है। इट हैज एंटर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनी चेंजिंग ड्यूरिंग अप्रैल 2019। 300 ट्रांजैक्शंस करी हैं जिसमें उसने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करा 20,000 पर ट्रांजैक्शन। 500 ट्रांजैक्शन करी हैं कन्वर्टिंग डॉलर टू रुपी 1,10,000 पर ट्रांजैक्शन। 100 ट्रांजैक्शन करी हैं कन्वर्टिंग डॉलर टू रुपीस 12 लाख पर ट्रांजैक्शन। टोटल वैल्यू निकालना है सर्विस की। बड़े आराम से देखना, देखो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो मैंने ऐसे ही दिया हुआ है, आप सिर्फ इस पे ही ध्यान दे दो। देखो कैसे, अगर 20,000 ट्रांजैक्शन है तो मैंने क्या कहा था, अप टू 1 लाख 1%, कितना आएगा, 200 रुपये या 250 रुपये, दोनों में से विच एवर इज हायर, 250, इनटू कर देना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कितनी ट्रांजैक्शन थी, 300, मतलब ये तो एंड में करना है ना हमें। अच्छा ठीक है सर, फिर तो आसान है। यहाँ वैल्यू कितनी है, 1,10, किसी को याद है सर, 1000 तो लेना ही लेना है, ठीक है। और 0.5% लेना है जितना वो 1 लाख से ऊपर होगा, यानी कि 10,000। बहुत बढ़िया। तो कोई बताएगा, हाँ सर 1,050 आएगा। और ऐसी कितनी ट्रांजैक्शन है, 500। ये जब आप निकाल रहे हो क्या निकल रही है वैल्यू, फिर बताओ सर। 12 लाख ट्रांजेक्शन जो है वो, 12 लाख में सर आपने कहा था 5500 फिक्स कर दो, 0.1% ले लेना जो 10 लाख से ऊपर होगा, यानी कि 2 लाख का। बिल्कुल सही। तो ये कितना आएगा, 7500, है ना। यस और नो, बोल दो यार, चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन, और इनटू कर देना जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ये जो आएगा टोटल वैल्यू आ गया। अच्छा सर एक बात हो, आपने तो कहा था 60,000 से कंपेयर करना है, तो मल्टीप्लाई करके तो 60 से ज्यादा आ रहा है। नो, पर ट्रांजैक्शन 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करके 60 से कंपेयर नहीं करना, ऐसे तो सारी 60 से ऊपर है। 60,000 से किसको कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद या अलग से, अलग से। हाँ, अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन 60 से ऊपर जा रही हो तो क्या वैल्यू 60 लेनी है। हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 60 से ऊपर जा रहा हो तो जाने देना, उसका 60 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, यही गड़बड़ थी हमारी, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैक्सिमम वैल्यू 60,000 होती है। सर 60,000 पर वैल्यू, पर ट्रांजैक्शन 60,000 मैक्सिमम, इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितना मर्जी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो मेरे ख्याल से ये मनी चेंजिंग का भी हो गया। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल है। ठीक है, वैल्यूएशन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंटिन्यूड रहेगी कल भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आई वांट आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल लिखेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक सीए है मुंबई में, सप्लाई कर रहा था कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ पर्सन जो कि दिल्ली में था। उसने चार्ज करा फॉलोइंग अमाउंट: प्रोफेशनल फीस 1 लाख, टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन 2.5 लाख, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस 10,000। मतलब मान लो उसने कुछ आउट ऑफ पॉकेट खर्चे करे होंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, मान लो उसने आपके वजह से ट्रैवल करा तो उसके लिए 10,000 भी उसने चार्ज करे। तो क्वेश्चन ये है कि किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। वैसे जो उसने टोटल चार्ज किया ना वो ये है 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 10,000, यानी कि उसने 3,60,000 चार्ज करे हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। वैल्यू फॉर जीएसटी क्या होगा सर, इसके लिए लगाना पड़ेगा रूल 33। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज अगर हमने आपके बिहाफ पर थर्ड पर्सन को दिया है, आपके बिहाफ पर थर्ड पर्सन को दिया है, वेयर आई वॉज एक्टिंग एज प्योर एजेंट, तो उस चीज को हम वैल्यू में से एक्सक्लूड कर देते हैं, ये मैंने बताया था। तो इन तीनों में से मुझे बताओ कौन सा वाला अमाउंट है। सर 2.5 लाख। जो मैंने टैक्स पे किया था, क्या वो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ना रिसिपिएंट, मैंने थर्ड पर्सन को पे किया था और आई वॉज एक्टिंग एज एजेंट व्हेन आई वॉज पेइंग दैट अमाउंट, यस। तो 2.5 लाख रुपए लेस हो जाएगा। अब कई लोगों को लगता है सर 10,000 भी लेस कर दो, नो। याद रखना, प्योर एजेंट रूल 33 में तभी लेस होता है जब वो अमाउंट जो मैंने थर्ड पार्टी को पे किया था वो मेरी सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं था। अब मुझे बताओ, अगर एकोमोडेशन या ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी खर्चा मैंने अपने क्लाइंट से लिया है तो क्या वो मेरी सर्विस से जुड़ा हुआ है? यस। लेकिन जो टैक्स मैंने पे करा था, क्या वो प्योर लाइबिलिटी आपकी थी, वो आपको ही पे करनी थी, तो इसीलिए उसको हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है सर। सर इसको ना आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, तो मैं मान लो मेरे को मेरा क्लाइंट बॉम्बे वाला बुलाएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भैया देखो ऐसा है, आने जाने का खर्चा भी आप दोगे, होटल का स्टे भी दोगे और 1 लाख रुपया भी दोगे। तो ध्यान रखना वैल्यू ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी, आने जाने का खर्चा, होटल का स्टे प्लस 1 लाख, सबको जोड़कर वैल्यू ऑफ सर्विस बनेगी। और अगर इन सब खर्चों को मैं अपनी जेब से पे करके उससे बाद में रिकवरी करता हूं तो याद रखना वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। हाँ, उसके भी आप पर मैंने कोई टैक्स पेनल्टी पे करी है और वो भी मैंने उससे चार्ज करा है तो वो मेरा माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट मैं पे कर रहा था एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। ठीक है जी। स्टिल अगर कोई डाउट हो चिंता मत करना, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा वैल्यूएशन के ऊपर। आज मैं कम करा पाया, रीजन क्योंकि चैप्टर रिवाइज कराना था, बट नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा। आई एम वेरी श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर। तब तक के लिए याद रखना, कल एक बार इवैल्यूएशन का चैप्टर अच्छे से पढ़कर बैठना ताकि हमें इजी रहे रिवाइज करने में। तो ये 1,10,000 की वैल्यू हो जाएगी और उस पर लग जाएगा जीएसटी। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए है, वो करना है आपने। लिखो, सब बच्चे लिखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अगर मैं ये कहूं, फर्स्ट पार्ट, कि मैं एक वाउचर बेच रहा था 900 रुपए का, जिसे रिडीम किया जा सकता था अगेंस्ट गुड्स वर्थ ₹1200। वैल्यू ऑफ वाउचर फॉर जीएसटी बताना है आप। ठीक है जी। ठीक है सर। दूसरा, अगर मैंने कोई पॉलिसी लिया है रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसका टोटल प्रीमियम 20,000 था, ठीक है जी, एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 5,000 था जो कि मुझे इंटीमेट किया गया था। ठीक है जी। आपको बताना है
वैल्यू फॉर जीएसटी कितना होगा। तीसरा, एक मनी चेंजिंग बिजनेस वाला व्यक्ति 14 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन करता है, बताओ वैल्यू फॉर जीएसटी कितना लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे 3 पार्ट है, इसका आपने आंसर देना है बेटा। ठीक है, thank you very much, god bless you all, stay tuned and I will be coming back with the another class of valuation again with more practical problems। ठीक है जी, बट अब जो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा आई एम वेरी श्योर थोड़ा और अच्छे लेवल के कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलो।